हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे थे इंडियन हिस्ट्री में मुगल काल में अकबर के बारे में। और अकबर के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं कि उसके अधीन जो है कला और संस्कृति का जो विकास हुआ है वो किस प्रकार हुआ है। साथ ही राष्ट्रीय शासक के रूप में अकबर का क्या योगदान रहा और किस तरह हम उसे एक राष्ट्रीय शासक कह रहे हैं, पूरे देश का एक शासक कह रहे हैं। ये हम आज की इस क्लास में जानने वाले हैं। क्या कारण रहे हैं कि अकबर एक राष्ट्रीय शासक था। तो आज हम सब कुछ देखने वाले हैं। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। अकबर के अधीन सांस्कृतिक एवं कलात्मक विकास। अकबर का शासन सांस्कृतिक एवं कलात्मक विकास के लिए भी उल्लेखनीय है। उसके समय में अनेक धार्मिक संप्रदायों का विकास हुआ। इस्लाम धर्म के अंतर्गत ही महदी और रोशनिया संप्रदायों का विकास हुआ। पंजाब में सिख धर्म जो है वो प्रभावशाली बन गया। अकबर सिख धर्म से प्रभावित था। उसने अमृतसर की यात्रा की एवं स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराई। राजपूताना में दादू दयाल का जो है विशिष्ट प्रभाव था। तुलसीदास और सूरदास ने क्रम से राम भक्ति और कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। पारसी, ईसाई और हिंदू धर्मों का भी विकास हुआ, परंतु अकबर की सुलह कुल की नीति से सभी धर्मों में जो है आपसी सद्भाव जो है वो बना रहा। यानी अकबर ने सभी धर्मों के प्रति जो है सुलह कुल की नीति अपनाई, भेदभाव की नीति नहीं अपनाई। शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में इस समय विशेष प्रगति हुई। अकबर ने शिक्षा और साहित्य के विकास में व्यक्तिगत दिलचस्पी ली। वह स्वयं जो है अधिक पढ़ा लिखा नहीं था, परंतु शिक्षा के प्रचार के लिए उसने अनेक प्रयास किए। उसने विद्वानों एवं लेखकों को संरक्षण एवं प्रोत्साहन दिया। उसने तत्कालीन शिक्षा पद्धति और पाठ्यक्रम में सुधार किए। नैतिक शिक्षा, गणित, कृषि, ज्यामिति, खगोल शास्त्र, तर्कशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास की शिक्षा पर अधिक बल दिया उसने। दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, आगरा इत्यादि में उसने मदरसे खुलवाए। हिंदुओं की शैक्षणिक संस्थाओं को भी प्रोत्साहन एवं संरक्षण दिया गया। तकनीकी और कलात्मक शिक्षा की व्यवस्था की गई। और अकबर के समय में संस्कृत और फारसी के अतिरिक्त क्षेत्रीय भाषाओं का भी विकास हुआ। बाबर द्वारा स्थापित शाही पुस्तकालय का विस्तार कर इसे जो है और समृद्ध बनाया गया। अकबर ने एक अनुवाद विभाग की भी जो है स्थापना करवाई और इस विभाग ने संस्कृत, अरबी एवं अन्य भाषाओं की उत्कृष्ट पुस्तकों का फारसी और संस्कृत में जो है अनुवाद करवाया। जैसे महाभारत, रामायण, पंचतंत्र, बाइबिल, कुरान इत्यादि जो है इसका अनुवाद हुआ था फारसी और संस्कृत में। स्वतंत्र रूप से फारसी, संस्कृत एवं स्थानीय भाषाओं में अनेक धार्मिक, ऐतिहासिक ग्रंथ और काव्यों की रचना हुई। अबुल फजल, फैजी, बदायूनी, अब्दुल रहीम खान खाना इत्यादि ने ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे। दीवान, मसनवी, रुबैया, गजल भी लिखे गए। हिंदी और संस्कृत में भी अनेक ग्रंथों की रचना हुई। सूरदास, तुलसीदास, रसखान ने भक्ति काव्य लिखे। गंग, नरहरि, महेश ठाकुर अकबर के समय के अन्य विख्यात विद्वान एवं लेखक थे। अकबर को कला से भी अनुराग था। उसके समय में स्थापत्य एवं चित्रकला का विकास हुआ। अकबर ने अनेक भव्य भवनों का जो है निर्माण करवाया। लाल पत्थरों से उसने आगरा का भव्य किला बनवाया। लाल पत्थरों से बनाया आगरा का जो भव्य किला है वो अकबर ने बनाया था लाल पत्थरों से। लाहौर में उसने एक सुंदर किले का निर्माण करवाया। लाहौर में एक सुंदर किले का निर्माण करवाया इसने। 1572 में उसने अपनी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी का निर्माण कार्य शुरू किया और 8 वर्षों बाद में यानी 1580 तक जो है यह नगर जो है सुंदर महलों एवं भवनों से सुसज्जित होकर तैयार जो है हो गया था। इस फतेहपुर सीकरी के महल में एक कृत्रिम झील का भी निर्माण करवाया। सीकरी के किले के भवनों में गुजराती, बंगाली, इस्लामी एवं राजपूत शैलियों का अद्भुत मिश्रण देखा जा सकता है। यहाँ के भवनों में जो प्रमुख भवन है वो है इबादत खाना, इसके अलावा पंचमहल, दीवाने आम, दीवाने खास, जोधाबाई और बीरबल का महल, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह और यहीं पर विख्यात बुलंद दरवाजा भी स्थित है। अकबर ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा भी बनवाया।
उसने स्वयं सिकंदरा में अपना मकबरा मकबरा जो है बनवाना शुरू किया था, लेकिन अकबर इसको खुद पूरा कर नहीं पाया था। बाद में इसके बेटे जहांगीर ने जो है अकबर का मकबरा बन रहा था, उसको जहांगीर ने पूरा किया। अकबर के समय में चित्रकला की भी जो है प्रगति हुई। उसके दरबार के दो प्रसिद्ध चित्रकार थे, जसवंत और दत्सानंद। इस समय सुंदर भित्ति चित्र जो है बनाए गए। पांडुलिपियों के किनारों को चित्रित करने की कला भी विकसित की गई। पुर्तगाली पादरियों ने अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला भी प्रारंभ किया। अकबर के समय के सबसे बड़े संगीतज्ञ तानसेन थे, जिन्होंने अनेक रागों की रचना की। अबुल फजल के अनुसार अकबर के दरबार में बहुत से स्त्री संगीतज्ञ भी थे, यानी महिलाएं भी थी जो संगीत का कार्य करती थी। तानसेन तो पुरुष संगीतज्ञ थे। एक राष्ट्रीय शासक के रूप में अकबर। विश्व के मध्ययुगीन शासकों में अकबर की गणना एक महान सम्राट के रूप में की जाती है। वह सिर्फ मुगल बादशाहों में ही सर्वश्रेष्ठ नहीं था, बल्कि भारत के प्रमुख और महान शासकों में उसका स्थान अग्रणी है। एक महान साम्राज्य निर्माता, कुशल प्रशासक, धर्म सहिष्णु शासक, समाज सुधारक, कला और संस्कृति के संरक्षक के रूप में उसका स्थान जो है अतुलनीय है। अनेक इतिहासकारों ने उसे उसके समकालीन यूरोपीय शासकों, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, फ्रांस के सम्राट हेनरी चतुर्थ से भी जो है ऊंचा स्थान प्रदान। अकबर की ख्याति मुख्यतः इसलिए है कि उसने समस्त भारत को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। अपनी सुलह कुल की नीति के द्वारा उसने सभी भारतीयों को समान अवसर प्रदान किया और एक साथ मिलकर रहने का जो है वातावरण तैयार किया। कर्नल मैलिसन एक इतिहासकार है। कर्नल मैलिसन अकबर के कार्यों का मूल्यांकन करते हुए ठीक ही लिखते हैं कि उसका उद्देश्य समूचे भारत को एक सूत्र में बांधना था। उसका कानून एक शासक और साम्राज्य संस्थापक के लिए सर्वोत्तम था। उसकी महानता उसके कार्यों पर आश्रित थी। उसने साम्राज्य की नींव इतनी गहरी खोदी जिसके आधार पर उसके पुत्र ने उसके साम्राज्य को बनाए रखा। कर्नल मैलिसन का ये कोटेशन है। कर्नल मैलिसन अकबर के कार्यों को ध्यान में रखते हुए अनेक इतिहासकारों ने जो है उसे राष्ट्रीय शासक का दर्जा दिया है। जिस समय अकबर गद्दी पर बैठा उस समय भारत की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति जो है अशांत थी। संपूर्ण भारत जो है विभिन्न राज्यों के अधीन था। केंद्रीय सत्ता का नामो निशान नहीं था। स्थानीय तत्व ही राजनीति और प्रशासन में अधिक जो है प्रभावशाली थे। प्रशासनिक व्यवस्था ठप पड़ चुकी थी। सामाजिक और धार्मिक स्थिति भी सुखद नहीं थी। देश में विभिन्न जातियों, वर्गों एवं धर्मों के लोग थे, जिनमें आपसी सद्भावना, एकता की कमी थी। समाज में अनेक बुराइयां प्रविष्ट कर चुकी थी। धार्मिक विभेद चरम सीमा पर पहुंच चुके थे। इस विषम परिस्थिति में भी अकबर ने साहस और धैर्य नहीं खोया। वह समस्त भारत को एक राजनीतिक और प्रशासनिक सूत्र में बांधकर सबको समान अवसर और सुविधाएं प्रदान कर, सामाजिक कुरीतियों को मिटाकर, धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाकर, साहित्य एवं कला का विकास कर भारत की जो स्थिति है वो सुदृढ़ करना चाहता था। उसने भारत को ही अपना देश समझा और इसके विकास के लिए अनवरत प्रयास किया। उसके ये ही कार्य उसे एक राष्ट्रीय शासक बनाते हैं। भारत का राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकीकरण। अकबर का सबसे पहला अकबर का सबसे पहला उद्देश्य था संपूर्ण भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांधकर भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगाना, उनमें यह एहसास जगाना कि वे एक राष्ट्र के निवासी हैं, किसी राज्य विशेष के नहीं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अकबर ने साम्राज्यवादी जो नीति है वो अपनाई थी। पानीपत के मैदान से लेकर असीरगढ़ के युद्ध तक अकबर ने अपनी सेना की सहायता से संपूर्ण उत्तरी पूर्वी भारत और दक्षिण के एक बड़े भूभाग पर जो है अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था। मुगलों की दो प्रमुख प्रतिद्वंदी शक्तियां जो थी, राजपूतों और अफगानों को भी अकबर के समक्ष नतमस्तक होना पड़ा था। साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया में उसने सैनिक शक्ति के अतिरिक्त कूटनीति का सहारा भी लिया था। उसके प्रयासों से अकबर लगभग जो है
संपूर्ण भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया था अकबर का जो है। इतना ही नहीं, उसने विदेशी पुर्तगालियों को भी भारत में अपना प्रभाव बढ़ाने से रोक रखा। अकबर भारत को ही अपनी मातृभूमि मानता था और विदेशियों को यहाँ पांव जमाने का मौका नहीं देना चाहता था। उसके समय में मुगलों का मूल परिवर्तन हुआ। सैनिक आक्रमणकारी से वे स्थायी रूप से भारतीय राजवंश के बन गए थे। अकबर ने न सिर्फ संपूर्ण भारत को राजनीतिक एकता प्रदान की, बल्कि उसने पूरे साम्राज्य के लिए समान प्रशासनिक व्यवस्था जो है स्थापित की थी। उसके प्रशासन का उद्देश्य राजनीति को धर्म से अलग कर साम्राज्य में रहने वाले सभी लोगों का कल्याण करना और उन्हें न्याय तथा समान अवसर प्रदान करना था। इसलिए उसने तुर्क अफगान युगीन धार्मिक कट्टरता की नीति त्याग दी और अपने प्रबलतम राजनीतिक प्रतिद्वंदियों राजपूतों को भी प्रशासन और सेना में महत्वपूर्ण स्थानों पर प्रतिस्थापित किया। राजनीतिक एकता बिना प्रशासनिक एकता के अधूरी रहती, इसलिए उसने पूरे साम्राज्य में एक जैसी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। समूचा प्रशासन केंद्र सरकार के नियंत्रण में विभिन्न अधिकारियों द्वारा चलाया जाता था। प्रांतीय प्रशासन, स्थानीय शासन, न्याय, सैनिक संगठन, लगान और भूमि व्यवस्था सिक्कों के प्रचलन में एक रूपता दिखाई देती है। इस प्रकार राजनीतिक और प्रशासनिक एकता के द्वारा उसने संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांध दिया। यह उसकी एक महान उपलब्धि थी। धार्मिक एकीकरण अकबर की दूसरी महान उपलब्धि थी भारत में धार्मिक एकता स्थापित करना। तुर्क अफगान शासकों के समय में धर्म एवं राजनीति का अटूट संबंध था। प्रत्येक शासक राज्य के साथ साथ इस्लाम धर्म का जो है प्रचार प्रसार भी करना भी अपना पुनीत उत्तरदायित्व मानता था। इस प्रक्रिया में गैर इस्लामियों को बलात् इस्लाम धर्म में दीक्षित कराने का प्रयास किया जाता था। उन पर अनेक सामाजिक और राजनीतिक प्रतिबंध भी लादे गए, परंतु अकबर ने इस नीति को त्याग कर धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। वह इस बात को अच्छी तरह समझता था कि इस्लाम धर्म का सहारा लेकर संपूर्ण भारत पर शासन नहीं किया जा सकता, इसलिए जो है उसने राजनीति और धर्म को अलग अलग कर दिया। ब्लात परिवर्तन, धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया बंद कर दी। जबरदस्ती हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जा रहा था, उसको वह प्रक्रिया बंद कर दी। हिंदुओं से जो जजिया कर लिया जा रहा था तीर्थ यात्रा कर, इसको भी उठा लिया। उन्हें जो है अब मंदिरों के निर्माण और मरम्मत की सुविधा और आवश्यक सहायता भी प्रदान की गई। अन्य धर्मावलंबियों, सिखों, पारसियों, ईसाइयों, मुसलमानों को भी धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। इतना ही नहीं, दीन इलाही के द्वारा भी अकबर ने सभी धर्मों में एकता स्थापित करने का जो है प्रयास किया और सभी धर्मावलंबियों को एक सूत्र में बांधना चाहा। अपने प्रयासों से अकबर ने धार्मिक विद्वेष, वैमनस्य एवं कटुता की जो भावना थी उसको समाप्त किया और आपसी सद्भाव, सहयोग, एकता और धर्म सहिष्णुता की जो है भावना जगी और एक संगठित राष्ट्र के निर्माण में अमूल्य योगदान दिया। सामाजिक एकता के लिए भी प्रयास किया अकबर ने। अकबर का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य था सामाजिक एकता स्थापित करने का प्रयास। उसने समाज के दो बहुसंख्यक वर्गों, हिंदू और मुसलमान के उत्थान के लिए समान रूप से प्रयास किए। उसने हिंदुओं और मुसलमानों के सामाजिक जीवन में प्रचलित कुरीतियों को दूर करने एवं उनके उत्थान के लिए प्रयास किए। हिंदू समाज में प्रचलित सती प्रथा, बाल विवाह को उसने जो है प्रतिबंधित करने की कोशिश की। विधवाओं की स्थिति सुधारने और अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहित करने की चेष्टा हुई। बाल विवाह पर भी रोक लगाई गई। इसी प्रकार मुसलमानों के दाढ़ी रखने, गोमांस भक्षण, शराबखोरी, रमजान का व्रत रखने, हज की यात्रा समाप्त करने का प्रयास हुआ। इस्लाम धर्म को मानते हुए भी अकबर ने हिंदुओं के तौर तरीकों, तुलादान, झरोका दर्शन, तिलक लगाने की प्रथा को अपना लिया। वह हिंदुओं के पर्वों एवं त्योहारों, दशहरा, दीपावली, रक्षाबंधन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी आदि को पूरी श्रद्धा, भक्ति और उत्साह से जो है मानता था। ऐसा वह समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहता था जिससे सभी व्यक्ति जो है एक साथ मिलजुल कर एक सुसंगठित राज्य, समाज और राष्ट्र के निर्माण में अमूल्य योगदान जो है दिया। एक मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रह सके और अकबर की सुलह कुल की नीति ने आपसी विभेद को मिटाने और एक सुसंगठित राज्य
समाज और राष्ट्र के निर्माण में अमूल्य योगदान दिया था। सांस्कृतिक एकता की दिशा में योगदान। सांस्कृतिक उत्थान के क्षेत्र में भी अकबर ने सराहनीय कार्य किए। उसने फारसी के साथ साथ संस्कृत भाषा और साहित्य के विकास पर भी जो है पूरा ध्यान दिया। उसके द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग ने संस्कृत, अरबी, ग्रीक भाषाओं की उत्कृष्ट पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया। महाभारत, गीता, रामायण, बाइबिल, कुरान, अथर्ववेद, पंचतंत्र, सिंहासन बत्तीसी इत्यादि का फारसी अनुवाद हुआ। कुछ फारसी ग्रंथों को संस्कृत में भी अनुदित किया गया। इतिहास, काव्य, गजल, कविता फारसी, संस्कृत, हिंदी और उर्दू में लिखे गए। शैक्षणिक विकास के लिए अनेक मदरसे जो है वो स्थापित किए गए। संस्कृत पाठशालाओं को प्रोत्साहन और अनुदान दिया गया। अकबर के दरबार में विभिन्न कलाओं से संपन्न विद्वान और विशेषज्ञ रहते थे। उसने कलाकारों, कवियों, चित्रकारों, संगीतकारों को संरक्षण एवं प्रोत्साहन दिया। भवन निर्माण के क्षेत्र में भी उसकी महान उपलब्धियां हैं। उसने ऐसे भवनों का निर्माण करवाया जिनमें हिंदू और इस्लामी शैलियों का मिश्रण स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। धार्मिक प्रतिबंध के बावजूद उसने चित्रकला को भी प्रोत्साहन दिया। अकबर के प्रयासों से भारत की विभिन्न कला पद्धतियों का समन्वय और विकास हो सका। ईरानी, इस्लामी और हिंदू कला एक दूसरे के निकट आ सकी। इस प्रक्रिया ने मुगल कला को एक विशेष स्वरूप प्रदान किया जिसमें विदेशीपन कम और भारतीयता जो है अधिक थी। इस प्रकार अकबर ने भारत के विभिन्न संप्रदायों और वर्गों में एकता और समन्वय की भावना स्थापित करने के लिए अथक प्रयास किया और राष्ट्र निर्माण में जो है योगदान दिया। उसने भारतीयों में ये चेतना जगा दी कि विभिन्न जातियों, धर्मों, संप्रदायों और वर्गों में विभक्त रहते हुए भी वे एक राष्ट्र के निवासी हैं, यानी एक देश के नागरिक की भावना उसमें नहीं थी, राष्ट्र के निवासी हैं। इस चेतना को जगाकर उसने राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया। एक इतिहासकार के शब्दों में अकबर का भारत को राजनीतिक एकता प्रदान करने का प्रयत्न, एक शासन व्यवस्था, एक अर्थ और लगान व्यवस्था, एक कर व्यवस्था, सभी को योग्यता के आधार पर राज्य की सेवाओं में उच्चतम स्थान प्राप्त करने की सुविधा, राजपूतों से विवाह संबंध और सम्मान की नीति, सभी धर्मों को समान सुविधा और आदर तथा धार्मिक दृष्टि से एकता लाने का प्रयास, फारसी भाषा को फारसी भाषा को राज्य भाषा बनाना और सभी भाषाओं की प्रगति में सहयोग, विभिन्न ललित कलाओं की प्रगति और उनकी कला विधियों के समन्वय का प्रयत्न, सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न आदि ऐसे कार्य थे जो राष्ट्रीय हित और प्रगति के आधार पर किए गए थे। इस कारण अकबर को राष्ट्रीय सम्राट जो है स्वीकार किया गया था। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम, क्योंकि ये अकबर का जो है अंतिम टॉपिक था, इतना शानदार तो था ही, आपने यदि ध्यान से देखा है तो। और अगली क्लास में हम जहांगीर को शुरू करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।